Hello students, welcome to the class once again. As you all know that uh, we have already covered as we have already started with the elasticity chapter, elasticity of demand, and in the last session we have covered the three basic types of elasticity, and those was uh, first one was price elasticity of demand. Then we had discussed about income elasticity of demand, and then we have seen the cross elasticity, which that elasticity we have seen because of the commodity. And so these three basic types of elasticity we have discussed. Now today we gonna discuss about the types of price elasticity of demand. मैंने ये पहले भी बताया हुआ था. अक्सर क्या होता है कि जो टाइप्स है ना, सॉरी हाँ ये गड़बड़ से आ गया. ये देख रहे हैं आप? ओके अभी आप ये देखिए, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना. मैं आपको बताया था कि अक्सर क्या होता है मालूम है, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम when they asked about the types. So here it is very simple and very clear, because when it asks about types of elasticity of demand, then you have to write three types, which are basically asked for 2 or 3 marks. But when it is asked about types of price elasticity of demand, so at that time you have to be very you have to be alert. And what alertness you need? Alertness is required while reading the question. Once you read the question, what the question is asking, whether it is asking the elasticity type or it is asking the price elasticity type, then you will never get the confusion. Last year मैंने देखा, as I'm checking the question papers of board exams since 4 years, 4 साल से बोर्ड का पेपर चेक कर रहा हूँ. I have noticed this, that people may get confused while writing the types. And not only in this question, everywhere where you have a types to ask, once a type has been asked, people get confused. टाइप्स ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आया तो लोग उसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड लिख देते हैं, और बाकी के दो टाइप्स भूल जाते हैं. तो एवरी स्टूडेंट नोज कि टाइप्स डिमांड के टाइप्स 5 है. बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है, उनको जो चीज़ नहीं मालूम है उसके जगह पे दूसरी चीज़ें चिपका देते हैं. इस प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, उनके जो मार्क्स मिलने वाले हैं उस फेकोलॉजी के चक्कर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट टीचर के ऊपर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से टीचर उनका मार्क्स कट कर देता है. फिर वो कंटेंट पढ़ता है, क्योंकि 5 में से 2 तो मंडल है ऑलरेडी, वो तो गलत है, वो पढ़ूंगा नहीं मैं. और जो 3 है उसका कंटेंट्स पढ़ना है, अगर वो थोड़ा बहुत गलत निकला तो पूरा ही मार्क्स गया. इसकी वजह से ना, ये उनके कन्फ्यूजन की वजह से ये उनके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, मार्क्स कटता है. बहरहाल वो तो एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया. ये मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वो जो मैंने लास्ट सेशन में हमने सीखा हुआ था वो था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो ये तो बचपन से मेरे को बता रहे घर वाले भी, और आपको भी मैं बता दूं, whenever you get a question, you have to, I mean silently you should read that question 2 times, at least 3 times. Automatically you get an idea what question is asked and how you have to start the answer. अंडरस्टैंड? ये वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी. जैसे आप ये क्वेश्चन शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, पहले बिगनिंग में भी ना, ऐसे बोर्ड के एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो बिगनिंग में बोलते क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया जाता है. क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर पहले दे देते हैं. हमारे ज़माने में पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, आंसर पेपर नहीं देते थे, और बोलते थे कि पहले क्वेश्चन पेपर को पहला 5-10 मिनट पढ़ लो. तो हम लोग पढ़ते थे, जो क्वेश्चन हमको आता था ना पहले, हम लोग उसको टिक कर लेते थे. तो इतना स्लाइटली हमको एक आइडिया हो जाता था कि ये क्वेश्चन अपने को आता है, अपने को ये लिखना है पहले, और बाकी की चीज़ों को अपन बाद में लिखेंगे, ठोक के लिखेंगे. ऐसा एक मेंटालिटी हमारा उस वक्त से बना हुआ है. तो आज भी आपको वही फॉलो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे. तो ये अब शुरू करते हैं हम लोग. जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वो था आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि 3 है: प्राइस, इनकम और क्रॉस. ठीक है, ये 3 टाइप्स थे इलास्टिसिटी के. अब वो आप बार बार वीडियो देखोगे तो उसमें से समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, क्यों है. बट अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है
प्राइस के वजह से डिमांड में आए हुए जो चेंजेस हैं, फिर से बताऊं, प्राइस के वजह से डिमांड में आए हुए जो चेंजेस हैं उसको नोटिस किया है एल्फ्रेड मार्शल ने, उसको नोटिस किया और उसके कितने टाइप्स आए ये हमको एक्सप्लेन किया. सो बेसिकली उसके कितने टाइप्स हैं? 5. Understand? So ये जो the now what all the types I'm gonna discuss or we are gonna see is all of price elasticity of demand. It's all of types of price elasticity of demand. ठीक है. So बेस ये है कि ये जो भी डिमांड में आए हुए चेंज है ये प्राइस की वजह से, और ये जो चेंजेस आए हैं इसको ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, और देन उसके टाइप्स आपके सामने एल्फ्रेड मार्शल ने एलेबोरेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी बुक्स में, अपनी बुक में. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद दिस द फर्स्ट पॉइंट. देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, और पहली बात तो ये प्रश्न मत पूछना कि ऐसा क्यों है. प्रश्न ये नहीं होना चाहिए आपका कि ऐसा क्यों है. ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि आपको खुद को समझना चाहिए कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है. प्रॉब्लम ये थी कि कितना प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से डिमांड कितना ऊपर नीचे जाता है ये अंदाजा किसी को नहीं मालूम था, इसलिए ये टॉपिक बनाया इलास्टिसिटी. तो आप ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा क्यों है. ऐसा क्यों नहीं है, हमें ये पता करना है कि ये कितना है और किस हद तक है. अंडरस्टैंड? हमें ये समझना है कि इलास्टिसिटी निकाला है तो क्यों निकाला है. हमें ये समझना है डिमांड में आए हुए चेंजेस को जब ऑब्जर्व किया तो उसके कितने टाइप्स हुए प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से कितने टाइप्स आए. अंडरस्टैंड? हमें ये देखना है. तो वो क्यों है, ऐसा काहे को है, ये सब नहीं. Starting with the first point, and the first point is perfectly elastic demand. इसे सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं? ED का फुल फॉर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. और इज इक्वल टू, एंड द साइन इज मैथमेटिकल साइन है, वो मैथमेटिक्स के बच्चे लोग को मालूम रहेगा. दैट साइन इज ऑफ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. सो व्हेन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज सीन ड्यू टू प्राइस, चेंज इन प्राइस, कब पता चलता है? प्राइस के बदलने की वजह से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब दिखाई देता है? जब यहां पे लिखा हुआ है व्हेन अ स्लाइट चेंज, लुक एट दिस, ये देखिए, व्हेन अ स्लाइट चेंज, जीरो छोड़ दीजिए, व्हेन अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इन्फिनिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. समझ में आया आपको? एग्जाम्पल दे दूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल. उसमें लिखा हुआ है कोई किसी, अभी देखो पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट है विच हैज़ अ कॉस्ट ऑफ ₹5. नाउ ₹5 उसका कॉस्ट है. नाउ व्हाट इट सेज, ₹5 कॉस्ट है तो डिमांड है 100 पैकेट्स की. ₹5 कॉस्ट है तो डिमांड है 100 पैकेट्स की. नाउ देयर वुड बी अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस. सपोज दिस इज हैपेंड. Next day what happened, there is a slight fall occurs in the price of that Parle G biscuit, so it becomes 10% means कितना बोल दे, ₹4.5 या ₹4 पकड़ लो, ₹1 से फॉल हो गया, ₹4 हो गया. Now as we know, as we have seen the law of demand, when price falls demand increases. So how much demand get increases when there is a fall in the price? कितना बढ़ेगा बता सकते हैं आप क्या मेरे को? आप ऐसा बता सकते हैं क्या कि एक हल्की सी प्राइस गिरने की वजह से कितना प्राइस गिर गया? सोचो वो कितना हो गया? ₹4 हो गया. 5 से कितना हो गया? ₹4. ₹1 गिर गया, स्लाइट चेंज आया, या 50 पैसा गिर गया. तो कितना हद तक या किस लिमिट तक डिमांड जो है आपका बढ़ेगा? समझ में आया? और अगर मैंने क्या पूछा आपको, डिमांड कितना बढ़ेगा, अगर वो डिमांड जो कि बड़ी है वो अनकाउंटेबल है, आई मीन nobody knows, nobody has observed or nobody has counted, no method has been applied, or whatever method applied we are unable to find out what extent the demand get increases, till what extent. This situation is called infinite rise in demand. समझ में आया आपको? फिर से बताऊं कि किसी भी कमोडिटी में स्लाइट प्राइस गिरने की वजह से ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि उसकी डिमांड लगातार बढ़ते ही जा रही है, और ये बढ़ते ही जा रही है, और ये हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना इस बढ़ेगा. समझ में आया?
इस सिचुएशन को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहली बात तो समझ लो इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है। इनइलास्टिक का मतलब होता है अनचेंजेबल, विच इज स्टैटिक कांस्टेंट, और इलास्टिक जैसे रबड़, रबर बालों में लगाते हैं ना, लंबा होता है। इलास्टिक, तो इलास्टिक बोलो तो कितना भी लंबा खींच सकते। पता है कि आपको एक रबर जो बालों में हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, वो रबर कितने साइज तक और खींच सकते हैं आप? एक लास्ट साइज पे आने के बाद आप उसको फिर भी खींचोगे तो बढ़ जाता है, और फिर पता नहीं वो कब टूट जाता है। 10 रबर खींचो आप, 10 में से ना कुछ रबर ऐसे जो खींचते ही थोड़े स्टार्टिंग पे टूट जाते, क्योंकि उनका नेचर है, इलास्टिक होना उनका नेचर है। और कौन सा रबर कितना लंबा जाएगा, कुछ रबर ऐसे होते हैं ना जो 1-1 मीटर 1.5 मीटर तक खींच सकते हैं आप, उनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका नेचर है। सो इस प्रकार का नेचर डिमांड में भी आता है, समझ के आपको, इस प्रकार का नेचर डिमांड में भी आता है कभी कभी। सो जब ये आता है उसी सिचुएशन को कहते हैं इन्फिनिट अनकाउंटेबल सिचुएशन which has been observed in the demand. Understand? So this is called perfectly elastic demand. नहीं समझा क्या? वापस बताऊं। Slight change in the price creates uncountable demand. समझ में आया? This situation is called, देखो यहाँ सब लिखा हुआ, मैं कुछ बता नहीं हूँ ज़्यादा, ऐसा नहीं बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करूँगा। 5 टाइप से 15 मिनट में करना है क्योंकि वीडियो बाद में जाती नहीं है। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन द प्राइस में लीड टू इन्फिनिट राइज इन द डिमांड। किसी एक कमोडिटी में 10% अगर समझो, गोल्ड ले लो ना, गोल्ड का प्राइस मालूम है ना आपको कैसा है, समझो 10% से गिर गया, स्लाइड चेंज हो गया, 40,000 है, 4,000 गिर गया, 36,000 आ गया। सडनली 36,000 आने के बाद सिचुएशन क्या होगी मार्केट में, किस हद तक गोल्ड जाएगा, एक प्रेडिक्ट करने वाला आदमी भी गलत हो सकता है। अगर वो बोले कि अगर आपने 4-10% गोल्ड का प्राइस गिरा दिया, गवर्नमेंट को बोले, और गवर्नमेंट ने 10% प्राइस गिरा दिया, और वो बोले 1,000 किलो सोना बिकेगा, ऐसा कोई ज्योतिष बैठा हो और वो बोले कि 1,000 किलो सोना बिकेगा, तो वो सही हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कमोडिटी ऐसी है, वो कमोडिटी ऐसी है। और ऐसे हर चीज़ में मिलता है आपको, वो कमोडिटी स्पेशल नहीं है, हर चीज़ में। आप पेट्रोल का बात करो, डीजल का बात करो, लोग टंकी फुल कर लेंगे, उनको मालूम है कि ये चीज़ ऐसी है कि कल इसका प्राइस वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके की सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, ये देखो यहाँ पे, समझ में आया आपको? इस तरह कुछ डिमांड डायग्राम इसका बनता है। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले लिया आपने, आपकी प्राइस, और नीचे आ गया आपकी क्वांटिटी डिमांड। अभी मान लिया ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस थी ये वाली, यहाँ पे आपकी प्राइस है, ठीक है। अब इस प्राइस पे आपकी डिमांड कुछ इस तरह थी, क्वांटिटी डिमांड ऐसी, ये आपकी क्वांटिटी डिमांड है क्यू डी। अभी ये प्राइस नीचे गिर गई थोड़ी सी, समझो ये यहाँ पे आई नई वाली प्राइस। अब ये डिमांड इस तरह बढ़ेगी ना, क्वांटिटी डिमांड तो नीचे है ना इधर, तो ये इस तरह बढ़ेगी। अब ये कितना बढ़ेगी ये किसी को काउंटेबल नहीं है, इसी को बोलते, इसी सिचुएशन को बोलते हैं इलास्टिक, perfectly elastic demand. Understand? So this demand curve, this curve, this curve is goes on. So demand cannot be, countable. That's why it is called perfectly elastic demand. ऐसा है, इधर एक्सप्लेनेशन भी है। नंबर 2 शुरू करेंगे। नंबर 2 में देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये उसका अपोजिट है। क्या अपोजिट है? उधर क्या था, स्लाइड चेंज था, तो अनकाउंटेबल था। अब इधर क्या है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इधर क्या लिखा है देखो, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अरे वाह, अब व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एग्जैक्टली, वो इलास्टिक था, बदलता था। यहाँ पे नो चेंज, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसका इफेक्ट क्या होगा, 0। समझ में आ रहा? देखो इधर लिखा हुआ है, ये देखिए, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिमांड विल बी स्टैटिक, डिमांड विल बी कांस्टेंट। प्राइस कितना भी ऊपर नीचे होने दो, डिमांड वैसा ही रहेगा। समझ में? लाइक फॉर एग्जांपल क्या है,
कि वही पार्ले जी पैकेट ले लो, वही गोल्ड ले लो, वही सिल्वर ले लो, डीजल पेट्रोल ले लो, सपोज उनका जो प्राइस है इट फॉल्स बाय 20%, फॉर एग्जांपल 20% फॉल इन द प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। ऐसा होता है क्या किसी सिचुएशन में? यस होता है, ऐसा होता है। उसका एग्जांपल ये मैथमेटिकली यहाँ पे दिया है, देखो ये वाला, ये देखो यहाँ पे दिया है। In practice, such a situation really occurs. For example, demand for salt milk. समझ में आया? अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में, अभी आप बोले ना एग्जाम्पल है क्या इसका, मैं बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल आपको। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप प्रैक्टिस इन डिमांड फॉर सॉल्ट और डिमांड फॉर मिल्क, तुम्हारे घर में पूरे महीने का कितना नमक लगता है? 1 किलो, 2 किलो, उसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी। तुम्हारे घर में 2 किलो सॉल्ट लगता है, तुमने 100 रुपीज़ का मंगा लिया, सपोज उसका प्राइस 20% गिर गया। 20% गिर गया बोले तो 1 किलो में 5 रुपया 10 रुपया गिर गया, ठीक है। तो अब वो अभी वही नमक की कीमत हो गई 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ हो गई। तो आपने 10 किलो मंगाना है क्या नमक को अपने घर में? आंसर इज नो, क्योंकि जितनी ज़रूरत है ना, वो कमोडिटी ही ऐसी है, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही मंगाओगे। समझ में आया? क्योंकि नमक है ना 2 किलो महीने भर का यूज़ होता है ना, तो उसको और आगे के 2 महीने के लिए क्यों रखोगे आप? हो सकता है आगे जाके मार्केट में उसका प्राइस और कम हो सकता है वो और ज़्यादा हो। अरे ज़्यादा हो या कम हो, वो क्या बोलते हैं, नेसेसिटी है ना आपकी, उसे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, जब चाहे 5% गिरे या 5% बढ़े, हमें तो उतना ही मंगाना है। सो उसका प्राइस गिर जाए, या दूध का भी 65 रुपीज़ लीटर चल रहा है दूध, 60 हो गया, तो तुम्हारे घर में सब दूध पीना शुरू कर देंगे क्या? आंसर इज नो। बात समझ में आया क्या? सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स दो whatever price get fall, but demand will be static, there won't be any changes। तो इसका जो डायग्राम है ये रहा, ये उसका डायग्राम है। समझ में आया? ये देखिए, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी डिमांड, ये आपकी पुरानी वाली प्राइस है, ये वाली पहली वाली, ये प्राइस थी तो ये डिमांड था। समझ में आया? ये डिमांड था। अब प्राइस नीचे हो गई तो अब देखो प्राइस गिर गए तो आप बोलेंगे सर डिमांड बढ़ता है। अरे बट कितना बढ़ेगा? ज़रूरत भर का ही लोगे ना, ज़रूरत भर का लोगे तो भी डिमांड उतना रहेगा, और प्राइस ऊपर हो गई तो भी उतना ही लेना पड़ेगा। अभी मैं नमक का बोल रहा था, सपोज 40 के बजाय वो 60 हो गया, तो भी 2 किलो तो लगता ही है ना घर पे, महीने भर के लिए 2 किलो लगता है। बात समझ में आया ना? महीने भर के लिए अगर 2 किलो लगता है तो 100 रुपया होने दो नमक को, 100 रुपया भी रहेगा तो भी आप हायर प्राइस पे भी जाके 2 किलो लेना ही है आपको, क्योंकि 2 किलो लगता है मतलब उतना लेना ही है। वैसे ही घर में आपके 1 लीटर दूध आता है, दूध का प्राइस अगर 60 से 80 हो गया, 80 से 100 हो गया, तो 1 लीटर आता है घर में ना, आपके पास आपके घर में छोटा सा बेबी है, आप दूसरी चीज़ों में कटौती करोगे ना, आप दूसरी चीज़ों में कटिंग करोगे, इन चीज़ों में नहीं करोगे। बाबा दूध मांगता है छोटा बच्चा घर में, 2 टाइम चाय बनती है, कॉफ़ी बनता है, इन सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है 1 लीटर दूध से। सो वट एवर कॉस्ट विल बी देयर, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, योर डिमांड कर्व विल बी इनइलास्टिक, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दैट विल बी स्टैटिक, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट विल पैरेलल टू योर वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड? नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये वाला, ये आप पूरा पढ़ेंगे बाद में। स्टार्टिंग विद द थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मतलब होता है इक्वल। समझ में आया? यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल। सो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, then demand is said to be unitary elastic. For example, जितना प्राइस में गिरावट आया उतना ही डिमांड में उछाल आया, मतलब द परसेंटेज, द प्रोपोर्शनेट fall in the price, rise same proportionate we have observed the rise in the demand. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल 50% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन द क्वांटिटी डिमांड। ऐसा होता है, जितना प्राइस गिरा उतना ही डिमांड उसका बढ़ गया। ऐसे बहुत सारी कमोडिटीज़ है, तो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे देखेंगे? ये रहा, इधर इसका फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी न्यू डिमांड डिवाइड बाय न्यू प्राइस।
क्या होएगा, 50% से डिमांड आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिमांड 50%, प्राइस 50% गिर गई, तो उसका इक्वालिटी क्या आया, इज इक्वल टू 1। सो ई डी इज इक्वल टू 1। ये उसका डायग्राम है। क्या डायग्राम है उसका? ये वाला, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या था, आपकी पुरानी प्राइस ये वाली थी, तब आपका डिमांड ये था, अब प्राइस नीचे गिर गया बाय 50%, मतलब इस पूरी लाइन का आधा करना है आपको। समझा? ऑलराइट, सो आप देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो मैंने अभी आपको बता दिया ऑलरेडी, ये आपकी पुरानी, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्वांटिटी डिमांड। सो ये आपका प्राइस पहले का और ये आपकी क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ऐसी है। अब आपकी प्राइस समझो 50% गिर जाती है, तो आपका डिमांड 50% इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर न्यू, दिस वन योर न्यू डिमांड, and this curve shows the elasticity demand is equal to 1. That means constant change in the quantity demand due to constant change, fall in the price, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उधर है ऑलरेडी। नंबर 4, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, इसमें वापस ये वर्ड आया है इलास्टिक, ये देखिए इसमें वापस ये वर्ड आया है इलास्टिक, बट रिलेटिवली बोला है। रिलेटिवली मतलब क्या होता है? अब मतलब डिमांड इलास्टिक है, उसकी वजह है कुछ, प्राइस तो है बट वो भी किसी से रिलेटेड है। रिलेटेड व्हेन परसेंटेज चेंज इन, ये देखो क्या लिखा है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ, लीड्स टू, ये देखो लिखा है इधर, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन, ये देखो लिखा है मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब क्या होगा, 50%, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 50% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन द क्वांटिटी डिमांड। समझ में आया? ऐसी कोई कमोडिटी होगी ना जिसमें समझो थोड़ा सा भी गिरावट आया तो डबल प्राइस बढ़, डबल डिमांड हो जाता है उसका। समझ में आया? औरतें होती है ना, औरतें, वो ये इसमें माहिर है, वो जब भी नेगोशिएशन करती है ना भाजी वालों के साथ में, तो वो भाजी वाला उनको बोलता है, मैडम 1 किलो में 1 किलो 40 रुपया, 1 किलो वटाना 40 रुपया, तो लेडीज़ बोलती कम करो 2 किलो लेने का है। जैसे ही वो बोलेगा ना 30 किलो, 30 रुपये किलो ले लो, 2 में 2 देता हूँ, उसने क्या किया, 10% या 50% समझो कम किया, लगेज आपका डिमांड डबल बढ़ गया। समझ में आया क्या? ये हर कोई करता है। 60 रुपीज़ kg आम है, सामने वाला 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ कर देता है, सामने वाला बोलता है आप 40 करो मैं 2 किलो देता हूँ। अरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी कमोडिटीज़ है, और आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सब ने देखा हुआ है ये चीज़। क्या होता है कि 50% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली। बट ये क्यों है? क्योंकि ये रिलेटिव है, मतलब ये किसी से रिलेटेड है। बात समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो है ना, ये उसका एग्जांपल है। नया क्वांटिटी डिमांड आपका कितना है 100, और प्राइस कितना फॉल हुआ था 50। अभी उसका ये क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि आपकी इलास्टिक डिमांड कितनी हो गई, डबल। इससे क्या होता है, डिमांड इज मोर देन 1। एक डिमांड नहीं हुआ, डबल डिमांड हुआ, इसलिए आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। समझ में आया? 1 क्या था, यूनिटरी, लेकिन अभी ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे आपने ले लिया प्राइस को, यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी डिमांड को, इस तरीके से। ये पुराने वाले डायग्राम के हिसाब से ही है, प्राइस इधर, क्वांटिटी डिमांड इधर। हाँ, अब उसको 50% यहाँ से आप बीच में एक लाइन ले लो, लेकिन ये उसका डबल कर दो। अगर ये ग्राफ पेपर आपके पास रहेगा ना, तो ईजिली बना सकते हैं आप इस डायग्राम को, और अच्छा भी दिखेगा। इट बिकम्स 100%। अभी आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? अरे क्यों नहीं है, ऐसा होता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होता है, और ऐसा ऑब्जर्व किया है, एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं भी ऑब्जर्व किया है, बहुत हर किसी ने ऑब्जर्व किया है। तो जब सब ने ऑब्जर्व किया ना, इसी सिचुएशन के बेस्ड पर ये सारे टाइप्स बनाए हैं। एक अकेले प्राइस की वजह से कितनी सारी हरकतें डिमांड में हो रही है, और जितनी हरकतें डिमांड में हो रही है उन चीज़ों को 5 टाइप में कैप्चर किया हुआ है।
और उसी के ये 5 टाइप है। समझ में आया? नाउ विल स्टार्ट विद द 5th वीडियो। बहुत बड़ा हो गया, ये आपके व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होगा, बट आई विल ट्राई। तो रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, अब ये रिलेटिवली इलास्टिक का उल्टा है। इसमें क्या होगा, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैं बताता हूँ आपको। आपका होता क्या है कि 25% राइज इन द क्वांटिटी डिमांड, लेकिन 50% फॉल इन द प्राइस। मतलब पहले क्या था, 50% प्राइस फॉल हुआ था तो 100% डिमांड बढ़ गया था, इलास्टिक हो गया था ना। अभी इधर है इन इलास्टिक, मतलब 50% प्राइस फॉल हुआ तो वहाँ 100% बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 25% ही बढ़ा। बात समझ में आया आपको? यहाँ पे 25% ही बढ़ा। इसे क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये 1 से कम हो जाता है। इसमें सब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं। सिचुएशन क्या है ये, ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपकी न्यू प्राइस क्या है, 25%। समझो आपका नया डिमांड बढ़ गया, लेकिन प्राइस कितना था आपका, फॉल हुआ 50%। तो उसका ये आंसर क्या है, इलास्टिसिटी चेंजेस क्या ऑब्जर्व किया आपने कि वो 0.50% ही बढ़ा, जिसकी वजह से आपका इलास्टिसिटी डिमांड 1 से कम हुई। ठीक है, और ये उसका डायग्राम है। प्राइस यहाँ लिया, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे ले लिया, वही वैसा ही सेम बनाओ। प्राइस इधर लिया आपने, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऐसा हुआ, ये क्यू डी, ये पी। ठीक है, अब प्राइस 25% गिराना है तो आपने प्राइस को बढ़ाया है कि क्या किया। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या लिखा हुआ है, 50% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 25%। ये देखो, एक मिनट, हाँ देखो, ये देखिए, ये आपका 50%, ये आपकी पहले की प्राइस, ये आपका पहले का डिमांड, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ये हो गया आपका क्यू डी, ये हो गया आपका पी। अब आपका प्राइस जो है ना, ये इधर क्या लिखा है, प्राइस फॉल इन द प्राइस 25%, इतना ही प्राइस गिरा। आधा किधर था, इधर था, लेकिन ये 25% गिरा। 25% गिरने की वजह से प्राइस डिमांड आपका ना, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा है, एक मिनट वापस बताता हूँ। ये है, ये आपकी प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, अभी प्राइस फॉल बाय 50%, मतलब ये आधा, लेकिन इस इतना डिस्टेंस है ना, जो ये इतना डिस्टेंस, ये इधर से इधर बढ़ना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर ही बढ़ा, मतलब क्या हुआ, 25%। सो ये हुआ आपका 25% और ये आपका 50% फॉल इन द प्राइस। और ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह है, फ्लैटर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आया आपको? ये आपके 5 टाइप है। सो ये इधर है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, ये वाला पूरा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। स्टीपर बोलते हैं इसको, फ्लैटर नहीं, फ्लैटर ऊपर था, ये स्टीपर है। ये रहा फ्लैटर, इधर है, ये देखो, किधर गया फ्लैटर, फ्लैटर, ये रहा फ्लैटर, रिलेटिवली इलास्टिक में फ्लैट, दिस इज हियर इट इज रिटन। ठीक है, सो रिलेटिवली इलास्टिक इलास्टिक डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कैसा है, दिस इज कॉल्ड फ्लैटर। और रिलेटिवली इन इलास्टिक कैसा होता है, दिस इज योर स्टीपर। अंडरस्टैंड, दिस इज द चेंजेस। ये आपके 5 टाइप हो गए। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप इसको समझ सको, नहीं समझे तो विल कीप द डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन दिस and we'll try to sort it out all your doubts. Understand? So this was your types. ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। Thank you so much.